हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम 24 दिसंबर का करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसमें आप सबको पता है कि 20 to 30 क्वेश्चंस मिनिमम हम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में इसमें शामिल करते हैं एंड कुछ स्लाइड्स होते हैं जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप के न्यूज़ आर्टिकल से हमने कलेक्ट किया होता है। तो ये सारे का सारा जो आपको स्लाइड्स मिला होता है ये डिफरेंट टाइप के करंट अफेयर्स पे रिलेटेड होता है, करंट अफेयर्स के सोर्स पे रिलेटेड होता है, जैसे न्यूज़ हैं, न्यूज़ पेपर्स हैं एंड जी न्यूज़ का जो रोज़ का 10 क्वेश्चन होता है वो मैं इसमें इंक्लूड करती हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। गाइस, हम जो भी मेहनत करते हैं उसके बिहाफ में हमें आपसे कुछ भी ऐसा चाहिए नहीं होता है। हाँ, बस आप एक लाइक कमेंट करते हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में कर रहे हैं एंड वो जो डायरेक्शन है हमारा वो आपको पसंद आ रहा है, हमारी जो मेहनत है वो आपको पसंद आ रही है। तो अगर चैनल पे जो भी वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर सकते हैं और अगर कुछ कमी नज़र आती है हमारे वीडियो में तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। अभी तक A9 एजुकेशन फैमिली के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट स्लाइड है हमारा IPL 2023 से रिलेटेड। तो IPL 2023 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी जो है कोच्चि में शुरू हो चुकी है और इस मिनी ऑक्शन में सभी फ्रेंचाइजी कुछ खिलाड़ियों को खरीदकर अपनी टीम को और बेहतर बनाना चाहेंगे, जाहिर सी बात है। और कुल 405 खिलाड़ी नीलामी में शामिल हो रहे हैं, इनमें 273 भारतीय खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक को लेकर फ्रेंचाइजी के बीच कड़ी टक्कर है और लास्ट डे जो हुआ है क्या कि हैरी ब्रूक को सनराइजर्स हैदराबाद ने ही क्या किया है 13.25 करोड़ रुपए में इसको खरीद लिया है। तो हैरी ब्रूक से याद रखेंगे आप, हैरी ब्रूक से हैदराबाद आप याद रखेंगे, 13.25 करोड़ में खरीद लिया है। तो सबसे महंगे खिलाड़ी हैं खरीदे जाने वाले, तो इसकी वजह से ये करंट अफेयर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा कि यूएस हाउस ने $1.7 ट्रिलियन का पैकेज किया है पास और यूक्रेन को इससे फ़ायदा होना है। वैसे भी यूएस काफ़ी हद तक यूक्रेन को बेनिफिट दे रहा है, तो इस फंड को अगले साल सितंबर 2023 तक उपभोग कर सकता है और इस विधेयक में यूक्रेन को मदद के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है हमें, वित्तीय वर्ष 2023 के लिए बड़े पैमाने पर खर्च करने वाला यह बिल गैर रक्षा और घरेलू कार्यक्रमों के लिए 772.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर और रक्षा निधि में 858 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। ओके, फिर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है जो कि है इस विधेयक में 44.9 अरब डॉलर यूक्रेन को इमरजेंसी हेल्प के तौर पर उपयोग किया जाएगा, यूक्रेन के लिए यूज़ किया जाएगा। वहीं इसी कैटेगरी में नाटो की मदद भी शामिल है। इसके अलावा 40.6 अरब अमेरिकी डॉलर जो है वो अलग अलग राज्यों को अमेरिका के दिया जाएगा, जैसे बाढ़ से क्षतिग्रस्त है, जलने से क्षतिग्रस्त हुए हैं, मतलब सूखा जहाँ पर है। तो इस टाइप का जो भी एरिया है, जो उन सब चीज़ों को जो अमेरिका से रिलेटेड एरिया है उसको 40.6 अरब डॉलर दिया जाएगा एंड 44.9 अरब डॉलर कहाँ के लिए, यूक्रेन के लिए, राइट। थर्ड है GIS 2023 दैट इज यूपी में कृषि और एयरक्राफ्ट सेक्टर में निवेश करेगा फ्रांस, किसानों की आय बढ़ाने के लिए हुआ MOU। तो ये सिंगापुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में प्रधानमंत्री प्रतिनिधिमंडल भी बड़े निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने में कामयाब रहे और सिंगापुर में निवेशकों के साथ 1-to-1 बिजनेस मीटिंग के जरिए, राइट, 1-to-1 बिजनेस मीटिंग के जरिए इन्होंने क्या किया कि 700 करोड़
7,700 करोड़ रुपए से अधिक के MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राइट, कहाँ पे? सिंगापुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा। सिंगापुर की कंपनियों ने पार्किंग एवं ट्रैफिक सिस्टम जैसे तकनीकी क्षेत्रों में भी निवेश में रुचि दिखाई है और स्वतंत्र देव सिंह ने सिंगापुर की मंत्री ग्रेस फुहाय येन से भी भेंट की है। इससे पहले प्रतिनिधिमंडल ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के MOU पर हस्ताक्षर किया। राइट, नेक्स्ट है क्वेश्चन के फॉर्मेट में विदेश मंत्री एस जयशंकर। ये रहे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में गैर अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी की घोषणा करी है? तो ये 2028 से लेके 2029 के लिए घोषणा करी है। कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी हम देख लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 16 दिसंबर 2022 को 28-29 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में गैर स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी की घोषणा करी है और भारत ने दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मासिक रूप से बदलने वाली अध्यक्षता ग्रहण की है। ओके, अगस्त 2021 में शीर्ष स्थान हासिल करने के बाद यह दूसरी बार है जब भारत को अध्यक्षता मिली है। किसकी? तो UNSC में गैर अस्थायी सदस्यता के लिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ 7 G7 जिसको आप बोलते हैं, ये रही G7 कंट्रीज। समृद्ध औद्योगिक राष्ट्रों ने किस देश को $15.5 बिलियन प्रदान करने के लिए एक समझौते को मंजूरी दी है? तो ये दिया है वियतनाम ने। ग्रुप ऑफ 7 G7 समृद्ध औद्योगिक राष्ट्रों ने वियतनाम को $15.5 बिलियन प्रदान करने के लिए एक समझौते को मंजूरी दी है और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है 2050 तक वियतनाम को अपने उत्सर्जन को शुद्ध शून्य तक लाने में मदद करना। एक लक्ष्य जो विशेषज्ञों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर लाने के लिए विश्व स्तर पर पूरा करने की आवश्यकता है और $15.5 बिलियन का वित्त पोषण जो है 3 to 5 वर्षों में सार्वजनिक और निजी स्रोतों से आएगा। तो ये सारी चीजें देख लीजिए आप, जो भी इम्पोर्टेंट है आप उसको पॉइंट आउट कर लेंगे G7 और उसके आगे वो पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट है काफी इम्पोर्टेंट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए किसे शीर्ष 10 विश्व बहाली फ्लैगशिप में से एक के रूप में मान्यता दी है? किसने? संयुक्त राष्ट्र ने। तो ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट को दिया गया है 10 में से 1। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पवित्र नदी गंगा को फिर से जीवंत करने के लिए नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए शीर्ष 10 विश्व बहाली फ्लैगशिप में से एक के रूप में मान्यता दी है। ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है इसने मॉन्ट्रियल कनाडा में जैव विविधता NMCG ने मॉन्ट्रियल कनाडा में जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए पक्षकारों के 15th सम्मेलन में एक समारोह में पुरस्कार प्राप्त किया है और नमामि गंगे को दुनिया भर के 70 देशों से ऐसी 150 से अधिक पहलों में से चुना गया है। तो 70 देश के 150 पहलों में से नमामि गंगे को चुना गया है। नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक्स के अनुसार 2022 में ट्रैक एंड फील्ड क्षेत्र में सबसे ज्यादा लिखे जाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने कभी और भी रिपीट किया है, कोई बात नहीं, आप इसको रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं। हम करंट अफेयर्स जब कंप्लीट करने बैठते हैं तो हमें कुछ करंट अफेयर्स, हमारा अपना कुछ सोर्स नहीं होता, राइट। हम न्यूज़पेपर से ही लेते हैं, मैगजीन्स के थ्रू ही लेते हैं और जो रिसेंट में ट्रेंडिंग न्यूज़ होते हैं गूगल पे होते हैं वहीं से हम लेते हैं।
तो उस हिसाब से कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है ना गाइज वो कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप उसको रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं। विश्व एथलेटिक्स के अनुसार 2022 में ट्रैक एंड फील्ड क्षेत्र में सबसे ज्यादा लिखे जाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये नीरज चोपड़ा बने हैं। विश्व एथलेटिक्स के अनुसार भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 2022 में ट्रैक एंड फील्ड क्षेत्र में सबसे ज्यादा लिखे जाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और जमैका के दिग्गज उसेन बोल्ट को शीर्ष सूची से विस्थापित कर दिया है इन्होंने। ये काफी बहुत बड़ा अपने में ये अचीवमेंट है इनका। उन्होंने ओरेगन में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता है और 2003 में महिलाओं की लंबी कूद में अंजू बॉबी जॉर्ज के कांस्य पदक के बाद विश्व पदक जीतने वाले वे केवल दूसरे भारतीय हैं। नेक्स्ट स्लाइड है। हाल ही में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने यूएनडीपी इंडिया के साथ युवा सामाजिक उद्यमियों के समर्थन के लिए यूथ को लैब का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है, तो यहाँ पे देखिए ये 5th संस्करण जो है ये लॉन्च किया गया है। तो नीति आयोग के अटल टनल इनोवेशन मिशन में और यूएनडीपी इंडिया ने 15 दिसंबर 2022 को युवा सामाजिक उद्यमियों का समर्थन करने के लिए यूथ को लैब का 5th संस्करण लॉन्च किया है और 2019 में लॉन्च किया गया है। एंड जो 2019 में लॉन्च किया गया यूथ को लैब यूएनडीपी इंडिया की एक पहल है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि यूएनडीपी की जो पहल है यूथ को लैब ये कभी लॉन्च किया गया है, तो 2019 में इसको लॉन्च किया गया है। जिसका उद्देश्य क्या है, तो एशिया प्रशांत क्षेत्रों देशों के लिए युवाओं में निवेश करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक साझा एजेंडा प्रस्थापित करना है। यूथ को लैब पहल अब तक 28 देशों में लागू की जा चुकी है। अब जो स्लाइड्स हमने देखना था वो हमने देख लिया है। अब ये कुछ 40-50 क्वेश्चंस हैं जो हम हर रोज रिवीजन के लिए आपके सामने लेकर आते हैं और इससे काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाता है गाइस करंट अफेयर्स का। रोज का रोज भी अगर हम 40-50 क्वेश्चंस की बात ना करें, 30 क्वेश्चंस भी अगर हम कंप्लीट करते हैं तो आपके 900 क्वेश्चंस तो ऐसे ही देखते देखते आपको मंथ के एंड में कंप्लीट हो जाते हैं। और जब डेली का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो और लास्ट में आप उस मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के लिए बैठते हो तो ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, बस आपको एक बार गो थ्रू करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है, तो ये नेपाल बना है। और 2 दिसंबर 2022 में निम्न में से कौन से फुटबॉल टीम फीफा विश्व कप रैंकिंग में शीर्ष पर है, तो ये ब्राजील है। हाल ही में यूएनएससी द्वारा कितने वर्षों बाद म्यांमार पर अब तक का पहला प्रस्ताव अपनाया गया है, तो ये 74 ईयर्स के बाद प्रस्ताव जो है ये अपनाया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है ये उभरा है, तो ये पौंडीचेरी है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर 2023 में कहाँ भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की बैठक आयोजित की गई है, तो ये पोर्ट ब्लेयर में आयोजित की गई है। और भारत की किस वर्ष तक मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान H1 लॉन्च करेगा, तो H1 कौन लॉन्च करेगा आपसे पूछा जा सकता है कि इसरो लॉन्च करेगा, नासा लॉन्च करेगा या कौन लॉन्च करेगा, कब लॉन्च करेगा, तो ये चौथी तिमाही 2024 में लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा शहर 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप करेगा, तो ये नई दिल्ली करेगा। और प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। लगातार कितनी बार महाराष्ट्र ओपन की टाइटल स्पॉन्सर बनी टाटा मोटर्स, तो ये 5वीं बार बनी है टाटा मोटर्स।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले के 225 साल पुराने नवग्रह मंदिर में कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? तो ये खरगोन जो है जिला, उसमें बनाने की घोषणा करी गई है। कौन सी राज्य सरकार खेत की मिट्टी का परीक्षण करने के लिए एम्बुलेंस प्रयोगशाला शुरू करने वाली है? तो ये मध्य प्रदेश है। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इंडिया की उत्पादन इकाई विजयपुर में एमपी के किस जिले में स्थित है? तो ये गुना जिले में स्थित है। अशोक के समय 332 ईसा पूर्व का सबसे पुराना अभिलेख किस जिले के बहोरी बंद विकास खंड में है? तो ये कटनी विकास खंड में है। ओके, फिर जो कटनी जो है अभिलेख कटनी में है, तो ये जिला कटनी में है। भगवान सूर्य को समर्पित प्राचीन मडखेरा सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये टीकमगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोज तहसील में सिंध नदी का उद्गम किस जिले में होता है? तो ये विदिशा जिले में होता है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य राला मंडला वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये इंदौर में स्थित है। और हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किस गामा का प्रतिपादक का निधन हो गया है? तो ये HR केशव मूर्ति का निधन हो गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना में देश की पहली मुस्लिम लड़की फाइटर पायलट कौन बनने जा रही है? तो ये सानिया मिर्जा बनने जा रही है। और भारत की सबसे लंबी स्केप टनल जो 12.89 किलोमीटर लंबा है का निर्माण 111 किलोमीटर निर्माणाधीन बनिहाल कटरा रेलवे लाइन पर किस राज्य में किया गया है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो हमने कंप्लीट किया है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे होंगे। आपको अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर सकते हैं। बने रहिए A9 एजुकेशन के साथ। काफ़ी सारे वीडियोस अभी मैं यहाँ पे अपलोड करने वाली हूँ। एंड हाँ, मैं एक और सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अभी 68 BPSC के लिए मैंने सोच के रखा है कि मैं रोज़ का एटलीस्ट 20 करेंट अफेयर्स, बायो से कुछ पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कुछ टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरीके से फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी, ज्योग्राफी से भी, हिस्ट्री के तीनों पार्ट से, हर एक जगह से मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस करके वो रोज़ का 15 to 20 स्लाइड का एक वीडियो में लेकर आऊँगी। तो उस 1 घंटे के वीडियो में हम रोज़ का अपना कुछ ना कुछ वहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि सारे के सारे जो 20 करेंट अफेयर्स है उस मंथ के, वो 1 by 1 सारा मैं कंप्लीट करवाऊँगी। और उसके बाद बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सबसे क्वेश्चंस रहेंगे जहाँ से BPSC क्वेश्चन पूछता है। वो क्वेश्चन नहीं रहेगा, इनफैक्ट मैं कुछ 2-3 बुक्स को आधार बनाकर मैं मेरा वो सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ। तो आई होप कि वो वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा और उस तरीके से हम BPSC आने तक सारा का सारा लूसेंट बुक एंड क्राउन बुक कंप्लीट कर जाएंगे, हमारा रिविज़न भी हो जाएगा। तो बने रहिए A9 एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।